अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हम आगाज़ करने लगे हैं, जो कि हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर था, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये लेंथी एक टॉपिक है जो कि 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर ये हम करेंगे। तो वही पुराने वाला टॉपिक है, बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि बायोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसने बायोलॉजिकल कंट्रोल काफ़ी सारे हमें फ़ायदे भी दिए हैं, जिससे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या कर सकते हैं। डिफरेंट जो फंजाई हैं और पेस्टिसाइड्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन में, हेल्थ में और हर फील्ड में बायोलॉजी ने एक अपना अहम रोल प्ले किया है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक तो डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कि एक डिज़ीज़ का अपना एक एमरजेंस है कि किस तरह से एक वबा फूटती है, लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से एक डिज़ीज़ आ तो गई है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है, उनकी आज तक जो ड्रग्स वगैरह हैं वो डिस्कवर नहीं हो सकी, तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो भी आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके अलावा हमने देखना है कि कौन कौन से और ऐसे सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें बायोलॉजी ने दी हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बायोपेस्टिसाइड्स के हैं। बायोपेस्टिसाइड्स एक्चुअली हम क्या करते हैं, पेस्ट के लिए क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह को किल करने के लिए जो कि बीमारियां फैलाते हैं। तो इसके अलावा जो अगला ट्रीटमेंट है वो ये है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है बोर्ड के पेपर में कि इंटीग्रेटेड डिजीज़मेंट क्या है। एक्चुअली ये एक इस किस्म का मुनज़्ज़म और एक ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी कॉजेटिव एजेंट हैं बीमारियों के, कि एक बीमारी किस तरह से फूटी, उसके लिए हम एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें क्या करती है वो तंजीम एक मुनज़्ज़म होती है और उस बीमारी से रिलेटेड जो भी बीमारी एक फैली है इस दुनिया में, वो मिलकर लोग काम करते हैं, हर वो प्रॉपर तरीका अपनाते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट जो कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब हम ओवरऑल, एक तो होता है हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा था, उसके अलावा हमने देखा है बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल मेथड हमने सारी बीमारियों को टैकल करना सीखा है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा हम ग्रुप बना देते हैं जिसमें सारे के सारे ट्रीटमेंट्स आएंगे। हर एक बंदा अपनी सजेशन देगा कि इसके रिलेटेड आप ये कर लें, और सारे मेथड्स को अपनाया जाएगा किसके अंदर, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में, कि एक बीमारी आ गई है और उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे उसके अगेंस्ट, ताकि इस बीमारी का इलाज किया जाए। तो उसमें काफ़ी कुछ आ जाए, जितने भी एक कम्युनिटी अपने लिहाज से वो तरीक़ाकार देगी, उसको तमाम जो कलेक्टिव एफर्ट है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज़ में। जितने भी हम कलेक्टिव जो कलेक्शन ऑफ टूल्स अपनाते हैं एक बीमारी को सॉल्व करने के लिए या एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो उस सिस्टम का नाम, उस मैनेजमेंट का नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, कि एक बीमारी के खिलाफ मुनज़्ज़म एफर्ट है जो कि कलेक्टिव एफर्ट होती है। तो उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आपने बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें आपने करनी है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज़ or all the common disease of plants can be achieved by using all relevant appropriate methods of disease control, जिसमें हम all relevant appropriate methods अपनाते हैं एक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या एक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, और उसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसके अलावा जो बायोलॉजी ने एक और जो है हमें बहुत ही किसी भी एक हम प्लांट या किसी भी एक प्लांट की कैटेगरी का हम एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि इस पे न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल हो सकता है, इस पे सारा जो जिस मीडियम में हम एक प्लांट को उगा रहे होते हैं
उसका क्या असर हो सकता है, उसके लिए जो टेक्निक है वो है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। देखिए हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक प्लांट है, हम चेक करना चाहते हैं कि इस प्लांट को कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, इस प्लांट को चाहिए क्या। तो हम अगर ज़मीन में उगाते हैं इसको तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो साइल है ये कम्प्लेक्स मीडियम है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ नमकियात और कुछ इसके अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हर साल के जितनी भी एक जो सॉइल है इससे इस पे एक एक्सपेरिमेंट अगर हम करना चाहते हैं कि एक हमारे पास प्लांट है, चाहे वो किसी भी मैंगो का है, एप्पल का है, या फिर कोई दूसरी वीट वगैरह हो सकती है। अगर हमने एक प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चेक करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट इसकी ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा या इसकी क्रॉप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या हम सपोज कर लें अगर ये हमारे पास सॉइल है, तो हम अगर इसको यहाँ पे लगा देते हैं तो सॉइल के तो मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर ऑलरेडी भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह, तो यहाँ पे तो पता नहीं चल सकता। अब सपोज करें हम क्या करना चाहते हैं, नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन दें जो आर्टिफिशियली हमने बनाई हुई है, मार्केट से हमें मिल जाती है, तो क्या करेंगे अगर इसमें हम डाल देते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट एग्जैक्ट चेक हो सकता है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सॉइल के अंदर कुछ और भी मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि इसका जो रिज़ल्ट है ये इस नाइट्रोजन की वजह से आ रहा है या फिर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है सॉइल का कि सॉइल इज़ द कम्प्लेक्स मीडियम। कम्प्लेक्स मीडियम क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा मीडियम बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी कोई न्यूट्रिएंट मौजूद ना हो। तो वो क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है हमारे पास। इसमें क्या करते हैं, बजाय के सॉइल में एक प्लांट उगाने के हम क्या करते हैं, एक पानी का बीकर लेते हैं या पानी के अंदर उस प्लांट को क्या कर देते हैं, हम कल्चर करवा देते हैं। अब देखिए यहीं पे आप सपोज कर लें कि ये अब सॉइल नहीं है, ये वाला क्या है, पानी का एक बीकर है, या फिर जो टेक्निक एक स्पेसिफिक तरीके से हम अपनाते हैं हाइड्रोपोनिक में, वो इसका ये मीडियम है। अब क्या करेंगे, इसमें सारा ये क्या है, वाटर है, H2O। अब देखें ये प्लांट अगर इसमें लगाया है तो अब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ से जो एक्सटर्नल हम मीडियम प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक चेक करना चाहते हैं कि इस पे कौन सा न्यूट्रिएंट क्या इफेक्ट डालता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर या फिर यूरिया वगैरह का जिसका भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट करना चाहते हैं कि यूरिया का क्या असर हो सकता है, नाइट्रोजन का इस प्लांट पे क्या असर हो सकता है, फास्फोरस का क्या हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो मटेरियल, वो न्यूट्रिएंट इस पे पानी में डाल देते हैं। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास ये जो प्लांट होगा ये उसके अकॉर्डिंग या ग्रो करेगा या ग्रोथ स्टॉप कर देगा। तो उस न्यूट्रिएंट का हमें इम्पैक्ट पता चल जाता है कि इस न्यूट्रिएंट का इस प्लांट पे क्या असर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करें कि पॉजिटिव आता है रिजल्ट, ये प्लांट अगर हमने नाइट्रोजन दी है तो ये मज़ीद ज़्यादा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये ज़्यादा ग्रो होगा तो हम क्या नतीजा निकालेंगे कि ये प्लांट की वैरायटी इस नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी से क्या होगी, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इजीली डिफरेंट आप प्लांट्स को या प्लांट्स की वैरायटीज़ को क्या करते हैं, जहाँ पे चेक कर सकते हैं बारी बारी हाइड्रोपोनिक टेक्निक के ज़रिए, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि इसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए या सल्फ़र चाहिए या फिर यूरिया वगैरह चाहिए या ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो वो बआसानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और सॉइल में ये एक्सपेरिमेंट करना नामुमकिन है। तो इसके अलावा जो हमारे पास अगली टेक्निक है वो है पास्चराइजेशन। ये लुईस पास्चर ने डेवलप करवाई थी। इसके ज़रिए से क्या
होता है जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वगैरह को क्या किया जा सकता है, एक लंबे अरसे तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको एक स्पॉइलेज होने से, उसको ख़राब होने से बचाया जा सकता है थ्रू पास्चराइजेशन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। उससे क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या लॉन्ग डिस्टेंस तक खुराक को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, खुराक को महफूज कर लेते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उनके ज़रिए से क्या होगा, आज हम जहाँ में पाकिस्तान में बैठे अमेरिका से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं, और जैसे हम मंगवाएंगे ना तो उसका टेस्ट चेंज होगा और ना ही वो ख़राब होगी। तो ये काफ़ी सारी मतलब के सहूलियात हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी को अपनाते हुए, बायोलॉजी के रूल्स अपनाते हुए वो कुछ खुराक को क्या कर सकते हैं, हम महफूज कर सकते हैं। तो ये पास्चराइजेशन है। इसके अलावा जो और भी सारी काफ़ी सारी टेक्निक्स है, पिकलिंग वगैरह हैं, वो भी आपको आने वाले लेक्चर्स में बता दी जाएंगी। और इसके अलावा जी है डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल में क्या होता है, एक तो ये है कि एक डिज़ीज़ जो इमर्ज होने वाली है उसके ख़तरे के पेश नज़र हम क्या करते हैं, एक काफ़ी सारी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। और एक अगर कोई डिज़ीज़ लग गई है, एक बीमारी हो जाती है बंदे को, तो फिर हम किस तरह से बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका इलाज निकाल सकते हैं, या फिर कुछ उससे रिलेटेड एहतियाती तदाबीर निकाल सकते हैं। तो इस फील्ड में भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बायोलॉजी ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। तो वो देख लेते हैं। हमारा फोकस है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स पे। देखें, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं होता और उनकी कोई ऐसी ड्रग भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती जिससे वो सॉल्व हो सकें। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर बायोलॉजी हमें ये बताएगी कि इस बीमारी की कोई ख़ास ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये तदाबीर हैं जिनको हम इस्तेमाल करके, जिनको हम अपना के क्या कर सकते हैं, अपने आप को उससे महफूज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो बुक में एग्जांपल है वो है एड्स की। लेकिन आजकल के दौर में मसला जो चल रहा है कोरोना वायरस का है, उसमें हम देखते हैं तो काफ़ी सारे कोई स्पेशल प्लाज्मा डोनेशन के अलावा कोई ख़ास ट्रीटमेंट उसका नहीं आया अभी तक, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं कि आप मास्क लगाएं, इसके अलावा जो है प्रॉपर आप अपने हैंड वाश करें, और भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड आपको एहतियाती तदाबीर बता दी गई हैं कि आपने ये करना है और यही इसका ट्रीटमेंट है। तो आज का जो हमारा फोकस है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स पे, कि एक डिज़ीज़ को प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिए से, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए से किस तरह से हम उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है एड्स की है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी जी। तो इस केस में जो हमारे पास एग्जांपल दी गई है वो है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का कोई ख़ास इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हो चुका, और क्या करना है, एहतियाती तदाबीर से ही काम लिया जा सकता है। सबसे पहले हमें बायोलॉजी बताएगी कि एड्स जो है इसकी काजेज़ क्या हैं, कि ये किस तरह से इमर्ज होती है, किस तरह से ये एक इंसान को लग जाती है। सबसे पहले तो बायोलॉजी हमें ये बताएगी। दूसरा ये क्या बताएगी कि अब इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर क्या किया जाए, इससे महफूज रहा जाए। ये उसके जो काजेटिव एजेंट्स हैं जिसके ज़रिए से ये बीमारी हो सकती है, उनसे दूर रहा जाए। तो ये सारा कुछ इस डिजीज़ से रिलेटेड बताया जाएगा। और दूसरा एक कि इसका काजेटिव एजेंट है क्या चीज़, ये किस वजह से हो रही है, ये सारा एहतियाती तदाबीर में आएगा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो लाइक हमारे पास एड्स है, ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास HIV की वजह से होती है, जो कि क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे इम्यून सिस्टम इंसान का डैमेज हो जाता है और उससे बाकी भी एड्स के अलावा काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती है। जब इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा तो हमें अगर नज़ला हो जाता है तो नज़ला नहीं जाएगा, अगर बुखार हो जाता है तो बुखार नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का एक सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है,
उस पे जाके ये अटैक करेगा, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करेगी तो फिर छोटी से छोटी बीमारी भी क्या करेगी, हम पे अटैक करेगी, और वो बीमारी क्या कर सकती है, हमारी डेथ करवा सकती है। तो फिर क्या करें, इलाज तो है नहीं, फिर कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सबसे पहले बायोलॉजी क्या आपको बताएगी कि ये इस वजह से हो सकती है, पॉसिबल उसकी रीजंस बताएगी, पॉसिबल उसके एजेंट्स बताएगी कि किन किन की वजह से ये हो सकती है। तो वो हमारे पास जो फर्स्ट इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है हमारे पास फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से हो सकती है, तो लिहाजा क्या किया जाना चाहिए, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना चाहिए। ये इसका हल है, जो सलूशन है। इसके अलावा जो है अवॉइड मदर फीडिंग, कि एक ऐसी मॉम है जिसको ऑलरेडी एड हो चुका है, जैसे ही उसको एड्स होगा तो क्या करना चाहिए, जो बेबी है उसको फीड नहीं करवाना चाहिए उस मॉम से। तो ये इसकी एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ऐसा इंसान है जिसको ऑलरेडी एड्स हो चुका है, तो उससे ब्लड अगले बंदे में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो क्या होगा, एक बंदे को अगर ऑलरेडी एड्स है तो वो क्या करेगा और दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से इस बीमारी का फैलाव आएगा। ये तो जब एक ब्लड ट्रांसफ़र हो रही होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप प्रॉपरली अपने टेस्ट करवाएं, और आप आफ्टर प्रॉपर टेस्ट क्या होता है, आपका जो ब्लड है लिया जाता है और एक डिजीज़ वाले पेशेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा जो है अवॉइड कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। इसके अलावा जो ये डॉक्टर हजरात हैं, इनको क्या बोला जाता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, कि आप जितनी भी सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं, या जितने भी ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल यूटेंसिल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली ये क्या करें, स्टीराइल करें, उनको अच्छे से साफ़ करें, तो दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में उनको लाएं। लेकिन अगर वो सिरिंजेस और दूसरे जो सर्जिकल यूटेंसिल्स होते हैं, उनको अगर एक हेल्दी पेशेंट तो अगर वो एक ऑलरेडी कांटेक्ट में आ चुकी हैं, एक पेशेंट के कांटेक्ट में वो यूटेंसिल्स आ चुके हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क हैं, चाहे वो सिरिंजेस हैं, या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो एक पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुका है, एक पेशेंट के टच में आ चुका है, तो वो अगर एक दूसरे पेशेंट को लगाएंगे तो वो मुमकिन है और जो वो पहले वाले पेशेंट की बीमारी थी वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये सारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं इनके, इनसे बचना चाहिए, और यही इनका एक अच्छा ट्रीटमेंट साबित आज तक हुई हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम वैक्सीनेशन और कीमोथेरापी और जीन थेरापी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।